हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ डॉक्टर रमेश खान। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और जो रिवीजन क्लास है उसके अगले टॉपिक की ओर हम लोग बात कर रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के चैप्टर पे, और उसके कुछ टॉपिक्स मैंने आप सबके बीच डिस्कस किया है। उम्मीद है आप उसको समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की ओर अगर हम देखें तो लिखा है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स, यानी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है उसमें अगर करंट दिया जाए तो उस करंट की वजह से एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा इसी की बात यहाँ पर करना है स्टूडेंट्स। तो जब इसमें करंट अगर I1 फ्लो करता है तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर में ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो इस B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, जिसको B2 कह रहे हैं। और फिर जब इसमें करंट अगर देते हैं तो उसकी वजह से इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड B1 होगा, और उसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब भी फोर्सेस होंगे वो मैग्नेटिक फोर्सेस वो मैग्नेटिक फील्ड से ही एग्जर्ट होगा। प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है? जब उसमें करंट्स फ्लो कराएंगे तो करंट्स का फ्लो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में है, और उसका मैग्नीट्यूड एक में I1 है और दूसरे में यहाँ पर I2 है। तो I1 और I2 करंट जो है वो अलग अलग जो वायर दिया हुआ है पैरेलल वायर्स उसमें फ्लो कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है उससे जो फोर्स लगेगा इस दूसरे वाले करंट कैरिंग कंडक्टर्स उसको हम लोग यहाँ पर FB कह रहे हैं, और जो FB है वो यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड शो हो रहा है μ0/2 पाई I1 I2 D इंटू L। दूसरा, ये जो फोर्स इस करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें तो ये जो फोर्स लगाएगा इसके ऊपर वो भी उतना ही मैग्नीट्यूड के साथ लगाएगा, लेकिन वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। डायरेक्शन की बात हम लोगों ने पहले कर चुके कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, उसका डायरेक्शन फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट करेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है यहाँ पर जो B1 और B2 दिख रहा है उसका डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्शन इट में बी पॉसिबल कि फिगर के साथ दे और पूछ दे तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो हम लोग यहाँ पर देख के आ रहे हैं कि जब करंट I1 इधर फ्लो करेगा तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इसके बीच, यानी जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे एक और करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देते हैं। अब करंट का डायरेक्शन देखिए इधर से इधर है, ठीक है। अगर कुछ नेम यहाँ पे कर दें X Y P और Q, ऐसा कुछ कर देते हैं, तो X से Y अगर करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट वो हम यहाँ पर जो रोटेट कराएंगे क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज अगर आप देखिएगा घड़ी के अनुसार तो इनवर्ड, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड B जो दिख रहा है इसको हम लोग यहाँ पर जो B2 कह रहे हैं वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। और अगर इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इस पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो देखेंगे कि ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये इनवर्ड शो कर रहा है और ये आउटवर्ड शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इस डायरेक्शन में, तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होगा। आप फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आपको पिछले वाले क्लास में बता चुके हैं, आप वहाँ जा करके इसको देखेंगे। अभी हम लोग जो बात करेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर से जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है, और इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि जब टू पैरेलल इन्फिनिटी लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स यहाँ पर है और उसमें करंट्स I1 और I2 फ्लो कर रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर D है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्सेस जो होगा वो इक्वल और अपोजिट होगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन का जो तीसरा नियम है, थर्ड जो लॉ है एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, वही यहाँ पर भी आ रहा है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर लग रहा है उसका नेचर कैसा होगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स का नेचर तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है। आपने देखा होगा कि टू मैग्नेट्स को लाइएगा सामने तो क्या दिखते हैं कि जो है एक दूसरे को कभी चिपक जाता है और कभी रिपेल भी करता है। तो चिपकता है यानी अट्रैक्ट कब करता है? जब डिफरेंट पोल्स का होगा। और रिपेल्स कब करेगा? जब
वो सेम पोल्स का होगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप कि करंट जब सेम डायरेक्शन में चलेगा तो जो मैग्नेटिक फोर्सेस होंगे सेम डायरेक्शन में, अगर करंट्स इस वायर में फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर्स में, तो उसका जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। यहाँ पर एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर टू पैरेलल करंट कंडक्टर्स में करंट का डायरेक्शन अगर सेम है दोनों में, तो फिर मैग्नेटिक फोर्सेस का जो नेचर होगा वो अट्रैक्टिव होगा। कैसा होगा? तो यहाँ याद रखेंगे कि वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। लेकिन उसी के नीचे हमने दिखाया है कि एक में करंट ऊपर की ओर और दूसरे में उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी एक में x से y जा रहा है और दूसरे में q से p की ओर अगर जा रहा है, तो यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है एक दूसरे पे वो मैग्नीट्यूड में तो सेम हो सकता है, लेकिन जो नेचर है, डायरेक्शन भी एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन जो नेचर है वो यहाँ पर रिपल्सिव है। डियर स्टूडेंट्स, याद ये रखना है कि जो नेचर मैग्नेटिक फोर्स का रिपल्सिव है वो तब है जब दिया हुआ जो पैरेलल करंट कंडक्टर्स है उसमें करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा और अट्रैक्टिव नेचर का मैग्नेटिक फोर्सेस होगा तब जब इसमें करंट सेम डायरेक्शंस में फ्लो करता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन आता है एम्पियर का। तो अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर जो है इसका मतलब ये हुआ, 1 एम्पियर का मतलब हुआ कि एक दूसरे पे लगने वाला जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो लगभग कितना है स्टूडेंट? तो देखना होगा इसको भी आपको फाइंड आउट करके, और हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। फार्मूला जो है आपका वो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर हम लोग करेंट्स के वैल्यू को देखते हैं, ठीक है, I1 बराबर I2 और इज इक्वल टू I, और L का वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर है। म्यू नॉट बाई 2 पाई यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम इसको चाहेंगे तो ऐसा कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और तो ये 4 पाई हो जाएगा। तो 4 पाई का वैल्यू होता है 10⁻⁷, और ये हो जाएगा 2I1 I2 बाई डी और इंटू एल, यानी जो इक्वेशन ये है उसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं अगर हम इसे 4 पाई बनाएं तो। और जैसे ही म्यू नॉट बाई 4 पाई बनता है उसका वैल्यू है 10⁻⁷ इंटू 2I1 I2। अब आप देख रहे हैं क्या कि हमको 1 एम्पियर निकालना है, तो फोर्स कितना हो जाएगा 10⁻⁷, 2 इंटू इसका भी वैल्यू 1, एम्पियर की बात कर रहे हैं तो 1 है, और लेंथ जो है वो 1 मीटर यहाँ पर लेंगे, और डिस्टेंस भी इसके बीच का सेपरेशन जो है वो 1 है। तो देखने को यहाँ पर ये मिला कि 1 एम्पियर जो है वो इक्वल है 10⁻⁷ न्यूटन, यानी 1 एम्पियर एक इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड है। इलेक्ट्रिक करंट का ये 1 एम्पियर मैग्नीट्यूड है, और वो तब कह रहे हैं जब इन दोनों के ऊपर लगने वाला एक दूसरे से जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻⁷ न्यूटन है, यानी 2 × 10⁻⁷ अगर -7 न्यूटन का फोर्स मैग्नेटिक फोर्स जो पैरेलल करंट कंडक्टर्स है यहाँ पर जो कि इन्फिनाइटली लॉन्ग है, वो यहाँ पर अगर एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो इसका मतलब है कि उस वायर में जो करंट का मैग्नीट्यूड होगा, यानी जो उसमें करंट फ्लो कर रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 एम्पियर होगा। याद रहेगा। तब आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ टॉपिक को, और जो रह गया है उसको हम लोग देखते हैं। बच क्या गया है तो देखते हैं एम्पियर को ही। एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ पे हम लोग बात करें। कहा गया क्या कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी क्लोज सरफेस में है तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, बहुत सारा अगर करंट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, लेकिन अभी जो समझाना चाह रहे हैं कि इस क्लोज सरफेस में जो करंट है वो यहाँ पर I है, और I करंट कैरिंग कंडक्टर किसी क्लोज सरफेस में है, तो उस क्लोज सरफेस का जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट I के बराबर होगा। इसको ऐसे समझिए कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। दिस इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। बात समझना यहाँ पर ये है कि करंट जब फ्लो करेगा किसी करंट कंडक्टर्स में, तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड
पर यूनिट लेंथ जो होगा वो इक्वल होगा म्यू नॉट आई के। अगर यहाँ पर सपोज कर ले कि डिस्टेंस यहाँ पर r है और जो मैग्नेटिक फील्ड है पर यूनिट लेंथ या इसका लेंथ अगर स्मॉल दिखा दें dl, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो टेंजेंट है तो b डॉट dl इज इक्वल टू क्या होगा म्यू नॉट आई होता है। अब ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर से अगर मैग्नेटिक फील्ड b को देखें कि कितना होता है तो आपने पढ़ा होगा कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r होता है। b डॉट dl यहाँ पर आप लिखेंगे b dl कॉस थीटा, यानी b डॉट dl इज इक्वल टू, पहले इक्वेशन को अगर देख लें b dl कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे बहुत लेंथ कम है तो b और dl एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर होगा, और एक ही डायरेक्शन में अगर स्टूडेंट है तो थीटा का वैल्यू 0 होगा। तो अब जो दिख जाएगा वो होगा b dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। यहाँ जो वेरी करेगा वो dl, क्योंकि बहुत छोटे से पूरे एक लूप को लेना है तो यहाँ पर b बाहर कर देते हैं और ये dl है। किसी क्लोज लूप को यहाँ पर बनाना है और उस क्लोज को लूप को बनाने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जब करते हैं तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहाँ पर म्यू नॉट आई के इक्वल है। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, तो पूरे के पूरे अगर लूप को देखें तो वो उसका लेंथ 2 पाई r होता है, तो यहाँ पर हम b इंटू dl का l होगा और इंटीग्रेट कर देते हैं तो l, और उसको कहाँ से कहाँ तक 2 पाई r तक, यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब आप वैल्यू को देखिए b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r। स्टूडेंट यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई r है, लेकिन अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को dl के प्रोडक्ट में अगर लेंगे तो वो म्यू नॉट आई के बराबर होगा, क्योंकि b डॉट 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। याद रहेगा। तो किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ बनने वाला जो क्लोज लूप होगा मैग्नेटिक फील्ड का, उसका लाइन इंटीग्रल जिसे हम b डॉट dl कहते हैं वो म्यू नॉट आई के इक्वल होगा, अगर वो क्लोज लूप के अंदर जो मीडियम है वो अगर एयर और वैक्यूम है। तो अगर मीडियम चेंज करेगा तो फिर ये म्यू नॉट की जगह फिर उस मीडियम का हमें डाई इलेक्ट्रिक लेना होगा, और उस डाई इलेक्ट्रिक को यूज़ करके हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ पर के मैग्नेटिक फील्ड को। और एक चीज़ बताते चले कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगा इसका वो इंक्रीज़ करेगा जो मैग्नेटिक मटेरियल को इसके बीच में रखेंगे। अभी हमने जो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज़ किया है वो एयर और वैक्यूम के बीच रखे हुए करंट कैरिंग कंडक्टर्स या लूप का जो है हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड जो फाइंड आउट किया है वो एयर और वैक्यूम के लिए है, लेकिन कोई दूसरा मीडियम होगा तो वहाँ पर फिर हमें परमिएबिलिटी को उस मीडियम का जो होगा उसे यूज़ करना होगा। यहाँ म्यू नॉट एयर के लिए है और इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। तो उम्मीद है कि एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पर b डॉट dl समझ गए कि b डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। ठीक है स्टूडेंट्स। और इस तरह से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप यहाँ दिखा रहे हैं, हो सकता है कि डायरेक्शन अलग अलग हो, इसमें करंट I1 इस डायरेक्शन में और ये I2 दोनों इस लूप में है, यानी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है एक लूप के रूप में दिख रहा है, और ये जो लूप बन रहा है उसका जो हम लोग लाइन इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड लेंगे b डॉट dl। अब इसके लिए अगर आप देखिएगा तो वो हो जाएगा म्यू नॉट, फिर यहाँ पर वैक्यूम एयर है और I जो होगा वो I1 माइनस I2। इस तरह से आपको लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, और करंट जो है बाहर की ओर आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव है, उसके अंदर आ रहा है तो वो यहाँ पर देख रहे हैं क्या नेगेटिव लिया गया। तो एम्पियर सर्किटल लॉ का कुछ एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन में जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा सोलेनोइड। तो सोलेनोइड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर किस फॉर्म में है, हेलिकल फॉर्म में। तो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम
अगर सोलेनोइड कहेंगे तो वो तब कहेंगे जब वो रिंग के रूप में होगा, हेलिकल्स फॉर्म में होगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है, करंट जो है वो फ्लो करने लगेगा और करंट के फ्लो करने से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसमें जनरेट होगा। यहाँ से यहाँ तक का अगर लेंथ दिखा दिया जाए पूरे का तो L है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को अगर हम देखें तो वहाँ N है और जो करंट जा रहा है वो ये जा रहा है। तो इसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड होगा इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है, वो भी मिड पॉइंट पे, वो है यहाँ पर म्यू नॉट एन आई। एन यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। यहाँ पर एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है और स्मॉल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लें। तो उम्मीद है आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड का है वो इस इनसाइड में और उसके मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होता है और वो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई के रूप में है। अगर हम इस एंड पे अगर लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, घटता जाता है और लास्टली यहाँ पर जो उसके आखिरी एंड पे देखें अगर मैग्नेटिक फील्ड तो वो उसका हाफ हो जाता है। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 अगर लिखना है तो ये तब होगा जब मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड के इस एंड पे या इस एंड पे होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होगा वो मैक्सिमम जो कनेक्ट होगा वो इसके मिड पॉइंट पे होगा और जो मिनिमम होगा वो उसके एंड पॉइंट पे होगा। इस वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है और मैक्सिमम जो चेंज करेगा वो हाफ जो है उस मैक्सिमम वैल्यू का होगा। यानी यहाँ पर मैक्सिमम जो वैल्यू है मिड पॉइंट पे वो म्यू नॉट एन आई है और उसका हाफ जो होगा वही सोलेनोइड के इस एंड या इस एंड पे होगा। तो उम्मीद है आप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड जो देख रहे हैं आप वो आप समझ गए। इसी सोलेनोइड को अगर हम लोग रिंग के रूप में बना दें तो रिंग के रूप में जब बना देंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोरोइड। क्या कहा जाता है, टोरोइड। तो टोरोइड जो है वो क्या है, एक सोलेनोइड ही है लेकिन किस फॉर्म में है, सर्किल के रूप में है या रिंग के रूप में है, इस तरह से है, ठीक है। और इसी का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप करंट जब दे रहे हैं, ठीक है, तो करंट देने से इसके बीच जो मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो जो सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड है उसके मिड पॉइंट पे, यही इसके सेंटर यानी इस मिड पॉइंट इसके इस रिंग के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वही होगा जो सोलेनोइड का होता है। तो म्यू नॉट एन आई ही जो है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस टोरोइड का भी होगा और ये टोरोइड इसका मतलब है कि जो हेलिकल फॉर्म है उसको किसी भी शेप में ले लीजिएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ता है, चेंज नहीं करता है। तो इसीलिए यहाँ सोलेनोइड या टोरोइड यूज़ करेंगे तो उसके मैग्नीट्यूड में किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, वो चेंज यहाँ पर नहीं करता है। अगर इस पर क्वेश्चंस देख लें तो उसको यहाँ पर आप और अच्छे से जो थ्योरी बताया उसको समझ पाएंगे। तो देख लीजिए, यहाँ पे करंट दिखा रहे हैं कि ये 5 एम्पियर का है, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है n और यहाँ पर इसका लेंथ जो है वो सपोज करो 2 मीटर है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड उसके मिड पॉइंट पे निकालेंगे तो म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट का वैल्यू स्टूडेंट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन जो है कैपिटल वाला दिया हुआ है इसलिए 100 और लेंथ जो दिया हुआ है वो 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। जो मीटर होगा वो यहाँ 2 मीटर में 100 है, 1 मीटर में कितना हो जाएगा 50। तो यही बात यहाँ पर आता है और इसी को आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आपको मिलेगा। क्या मिल जाएगा आंसर, तो 100 में से ये कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट यहाँ पर टेस्ला होता है। तो इस तरह से आपका एक्सप्रेशन जो मैग्नेटिक फील्ड का है किसी सोलेनोइड या टोरोइड का वो यहाँ पर म्यू नॉट एन आई है।
n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, जो स्मॉल n के रूप में यहाँ यूज़ किया जा रहा है। उम्मीद है आप स्टूडेंट अगले टॉपिक पर फोकस करेंगे, और जो टॉपिक अब जो आने वाला है वो यहाँ पर है जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में जो मैग्नेटिक इफेक्ट में पढ़ना है तो वो है आपका एमीटर, वोल्ट मीटर, और एमीटर को ही दो पार्ट में बांटा गया है, एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर। तो ये दो पार्ट है, इसी में हम लोग अगर समझे क्या पता चल रहा है कि एमीटर और गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करता है, मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को। एमीटर और गैल्वेनोमीटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं सर्किट का, और वोल्ट मीटर से जो मेजर करते हैं वो है वोल्टेज। वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज या हम कह सकते हैं मशीन है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, करंट और वोल्टेज को नाप सकते हैं। अब इसमें एमीटर जो है, या अब हम लोग अगर बात करें गैल्वेनोमीटर का तो उसको पहले यहाँ पर देखते हैं। गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट को डिटेक्ट करता है और उसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है। ये मेजर करेगा लेकिन स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर से बहुत कम वाले करंट के स्ट्रेंथ को ये नापता है। हाई स्ट्रेंथ वाला मैग्नीट्यूड को ये गैल्वेनोमीटर यूज़ में नहीं आता है, तो ये स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नापता है। जैसे आपके कंप्यूटर, आपका मोबाइल, ठीक है, या आपके टेलीविज़न, उसमें जो करंट दिया जाता है बहुत कम होता है। जो आपके सर्किट में होता है, बोर्ड में करंट होता है, वो करंट नहीं मिलता है। वो करंट्स को घटाने के लिए उसमें कुछ न कुछ डिवाइसेस लगाए जाते हैं। वोल्ट मीटर, वहाँ पर हम लोग एक ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं जो उसके वोल्टेज को, उसके करंट को क्या करता है, कम करता है। तो गैल्वेनोमीटर जो है वो यूज़ में आता है जहाँ पे करंट का स्ट्रेंथ क्या है, कम है। अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग की बॉडी में भी करंट दौड़ रहा है, और कितना करंट दौड़ रहा है इसको भी आप उस गैल्वेनोमीटर से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। एमीटर लगाएंगे तो नहीं बताएगा, गैल्वेनोमीटर जो है वो आपके बॉडी में जो फ्लो कर रहा है करंट उसको ये मेज़र करेगा। तो ये लो करंट्स को मेजर करने वाला जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, वो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा जो है पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर। लैब में, आपके स्कूल के लैब में कहीं पर भी अगर आपको दिखता है, वो पाइवोटेड जो है गैल्वेनोमीटर होता है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत बड़ा सेटअप होता है। वो किसी बड़े वाले लैब में रखा होता है, और वहाँ जा कर के उसको यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट्स होता है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या और भी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट उसको यूज़ करते हैं। किसको, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। लेकिन छोटे छोटे जगहों पे जो लैब है वहाँ पे करंट को मेजर करने के लिए पाइवोटेड गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग के घर में या जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो बनाने वाला है वो जो यूज़ करता है वो गैल्वेनोमीटर, वो पाइवोटेड होता है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। तो गैल्वेनोमीटर के दो भाग हैं, दो तरीके से बनाया गया है, एक मूविंग और दूसरा पाइवोटेड। पाइवोटेड जो है वो यहाँ पर अमेरिकन जो है साइंटिस्ट ने बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया, और बहुत छोटे से जगह में बहुत छोटा सा ये एक डिवाइस है जिसको हम कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं। लेकिन ये जो है उसे हम लोग वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर भी कहते हैं। कौन सा टाइप, वेस्टर्न टाइप, जिसको आप कहीं भी इधर से उधर ले जा सकते हैं। लैब में देखते हैं आप, यूज़ भी करते हैं करंट को नापने के लिए। लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सेटअप बहुत बड़ा होता है। अब हम लोग बात कर लें कि ये गैल्वेनोमीटर जो बटा है, एक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा है वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर।
तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर दोनों का काम क्या है? करंट को ही डिटेक्ट करता है और उसके स्ट्रेंथ को मेजर करता है जब उसमें सर्किट में करंट का मैग्नीट्यूड कम हो। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और ये वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर बड़ा आसानी से जो मिल जा रहा है वो वेस्टर्न टाइप, और मूविंग कॉइल बड़े बड़े जो लैब सब हैं वहाँ पर उसको सेटअप करके रखा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है यहाँ पर समझ लें, क्योंकि आपके MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं, तो बहुत बड़ा सेटअप बना करके ये और ये और ये नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें कुछ जो है क्वेश्चंस ऐसे भी आने वाला है जो हो सकता है कि फिगर दे और उससे आपको उसके कंपोनेंट्स के बारे में पूछता है, तो आप उसको ज़रा सा यहाँ पर जल्दी से देखिए। इस तरह से ये सेटअप तैयार किया जाता है, और ये नॉर्थ और साउथ पोल है, ये कॉनकेव मिरर है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है जिसको फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहते हैं। ये जब घूमेगा ऐसे तो इसका रीडिंग जो है इसी स्क्रीन से पता चलेगा, और वो एंगल यहाँ पर थीटा है। ये थीटा बढ़ेगा, बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करेगा जब उसमें करंट ज़्यादा होगा। ठीक है, तो कम से कम करंट में ये ज़्यादा शो डिफ्लेक्शन करेगा, तो उसको हम लोग हाईली सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर कहते हैं। तो एक कॉइल दिखा है यहाँ पर, और एक ही टर्न है, इसमें बहुत सारा टर्न को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और भी कहा जाता है कि रख सकते हैं, और ये आयरन का कोर है। इसका काम है कि मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर बना कर रखे, मैग्नेटिक फील्ड को उस कॉइल के क्या बना रखे? परपेंडिकुलर, ताकि इसके ऊपर लगने वाला जो टॉर्क है वो मैक्सिमम हो, और टॉर्क मैक्सिमम होगा तो उसको आसानी से क्या कर देगा? रोटेट करेगा। तो ये आयरन कोर है यहाँ पर, और ये जो रस्सी है जिसको स्ट्रिंग बोलते हैं, ये बना होता है फास्फोर ब्रॉन्ज एलॉय का। ठीक है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, हैंगिंग स्ट्रेंथ जो है वो हैवी लोड भी रखते हैं तो ये टूटता नहीं है। इसका जो स्ट्रेंथ है, इलास्टिक प्रॉपर्टी, वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये टूट नहीं पाए। कॉनकेव मिरर इसलिए यूज़ करते हैं कि जो लाइट आ रहा है इस मिरर के ऊपर, और ये जो करंट देने पर ये जो घूमता है, इसके एंगल को इस फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर मेज़र किया जाता है, और उसी एंगल से हम लोग पता कर लेते हैं कि इसमें करंट आपने कितना दिया था। तो करंट जो होगा वो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इधर से जो आप करंट दे करके टॉर्क प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो आपको हमने बताया था NIA D साइन थीटा। थीटा जो यहाँ पर है ये कॉइल और उस करंट के बीच के डायरेक्शंस को बताता है, यानी थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर एंड उस कॉइल्स। तो ये कॉइल है, और इस कॉइल में जो करंट है, मान लिया अभी अब उसके पहले आपने पढ़ा कि इसमें करंट आ ही जा रहा है, तो अगर करंट आ ही जा रहा है तो इसके परपेंडिकुलर आपका ये है। ठीक है, और ये जो कॉइल है, ये जो दिख रहा है वो इसके एंगल पे है और वो 90 डिग्री पर है, लेकिन हम यहाँ इसमें इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी रखे हुए हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल के बीच का जो डायरेक्शन है वो यहाँ थीटा है। उम्मीद है समझ रहे हैं। और NIA N नंबर ऑफ टर्न्स है, I उसमें जो करंट जा रहा है, एरिया इसका इस कॉइल का रेक्टेंगुलर है अगर वो से तो उसका एरिया लेंगे, और B मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोगों ने ऐसे भी लिखा था स्टूडेंट कि NIA को M कहते हैं, जिसको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कहा जाता है, तो MB साइन थीटा। तो MB साइन थीटा यहाँ पर है, और M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। तो यहाँ पर ये टॉर्क है, और टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम अगर होगा तो वो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? 90, यानी कॉइल जो है एकदम जस्ट उसके किसके? मैग्नेटिक फील्ड के। कॉइल
मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उस मैग्नेटिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर है तो वहाँ पर टॉर्क मैक्सिमम होगा और वो आसानी से क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा। तो थीटा अगर 90 दिखाते हैं तो टॉर्क विल बी mb, और mb को हम NIA भी कह सकते हैं इनको, और b यहाँ पर है तो टॉर्क मैक्सिमम जो होगा वो NIA भी है। कुछ टर्म है यहाँ पर इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं और आगे कुछ देखेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर से मिटाते हैं। अब जब टॉर्क करंट देने की वजह से ये अगर इस कॉइल को ऐसे रोटेट कराता है एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है, जब ऐसे करंट देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा, लेकिन यहाँ जो स्प्रिंग बंधा हुआ है वो क्लॉकवाइज में उसको फिर उसी पोजीशन पर लाएगा। तो स्प्रिंग जो टॉर्क लगाता है उसको रीस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं, और वो यहाँ पर K × थीटा के बराबर है। K जो है वो रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट जो रोटेशन है, पर यूनिट जो एंगल मेक हो रहा है वो यहाँ पर K है, इसलिए रीस्टोरिंग टॉर्क को हम K × थीटा, ये भी टॉर्क है, पर यूनिट ट्विस्ट कह सकते हैं, पर यूनिट एंगल ऑफ रोटेशन कह सकते हैं। तो टॉर्क जो है वो K थीटा, और इन इक्विलिब्रियम में, किसमें, इन इक्विलिब्रियम में अगर देखें तो NIA यानी जो टॉर्क करंट की वजह से आ रहा है वो यहाँ पर स्प्रिंग में जो करंट टॉर्क आ रहा है वो इक्वल होगा इक्विलिब्रियम में। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। I अगर यहाँ पर देखेंगे तो K/NIA, I हम निकाल रहे हैं तो इसलिए I यहाँ पर नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको यहाँ पर लिखेंगे नहीं, A और B और क्या बचा, थीटा। देखना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये तो कांस्टेंट है, आई डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, थीटा के ऊपर, तो थीटा ज़्यादा होगा, इसका मतलब करंट का भी वैल्यू ज़्यादा होगा। तो यहाँ आई प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है, यानी यहाँ पर जो मिरर से लाइट जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे बन रहा है तो पहले कुछ स्थिति पे था, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो अब वो एंगल कुछ और बनाएगा। यही जो एंगल का जो डिफरेंस है वो डिफ्लेक्शन है, और वो डिफ्लेक्शन को यहाँ मेजर करेंगे। जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना उसमें करंट अधिक होगा, और इस तरह से हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से करंट को क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। उम्मीद है आप यहाँ समझ गए। यहाँ जो है गैल्वेनोमीटर को हाईली सेंसिटिव कब कहेंगे, जब स्मॉल करंट भी जाए तो वो डिफ्लेक्शन बड़ा हो, यानी थीटा अगर बहुत तेज़ी से चेंज करता है और वो बड़ा मैग्नीट्यूड के साथ छोटे से स्मॉल करंट में, तो हम कह सकते हैं कि वो गैल्वेनोमीटर हाईली क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो सेंसिटिविटी ऑफ जो गैल्वेनोमीटर है वो यहाँ पर करंट सेंसिटिविटी के रूप में भी लिया जाएगा और वोल्टेज सेंसिटिविटी के रूप में लिया जाएगा। तो आपके MCQ सवाल में यहाँ पर आपसे यही सब पूछ सकता है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से क्या यूज़ करते हैं, उसमें फास्फोर ब्रॉन्ज जो लिया जा रहा है एलॉय, जो स्ट्रिप बना हुआ है स्ट्रिंग, वो क्यों है, मैंने आपको इसके बारे में बताया। गौर से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। अब जो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वो है कि जो एमीटर हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है। एमीटर का काम है हाई करंट को मेजर करना, हाई इलेक्ट्रिक करंट इन सर्किट जुड़ा होता है सीरीज में, सर्किट के किस में जुड़ा होता है, सर्किट के सीरीज में जुड़ा होता है। और गैल्वेनोमीटर से हम लोग अगर एमीटर बनाए, ध्यान दीजिएगा ये गैल्वेनोमीटर है और इससे एमीटर बना है तो इसके पैरेलल जो है एक स्मॉल रेजिस्टेंस वायर को जोड़ देंगे, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, इसलिए एस से ही लिखते हैं। तो एस जो है वो स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस है इस एलिमेंट का, तो हम इसे शंट कह रहे हैं। तो शंट को गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल जोड़ दीजिएगा तो यही जो है आपका एमीटर बन जाएगा। तो एमीटर को बनाने के लिए लो वैल्यू वाले रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के पैरेलल आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, और इस तरह से ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एमीटर। अब यहाँ से आप करंट देते हैं आई, तो ये जाता है दो भागों में बंटता है, एक इधर मान लो IG जा रहा है और इधर जो करंट जा रहा है वो IS। अगर मेन करंट I है और इधर IG जा रहा है तो IS को आप I- IG भी कह सकते हैं,
दोनों का अगर कम्बिनेशन देखें रेजिस्टेंस का, अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G है और यहाँ पर जो शंट है उसका रेजिस्टेंस जो है वो S है, तो पैरेलल में जब कनेक्टेड होगा तो वोल्टेज यहाँ पर दोनों के लिए सेम होगा। और जब वोल्टेज सेम होगा तो हम लोग IS इंटू एस इज इक्वल टू IG इंटू G। एस अगर फाइंड आउट करना हो तो IS बाई IG, देख लीजिए यहाँ पर स्टूडेंट क्या होगा, अगर हम S चाहते हैं तो उल्टा थोड़ा हो रहा था, IG बाई IS और इंटू G। ये शंट है, IG को हम जो है किसको चेंज करना चाह रहे हैं, IS को चेंज करना चाहते हैं, वो I माइनस IG में, तो S इज इक्वल टू IG जैसे है वो है, IS को आप लिखना चाहेंगे तो I माइनस IG लिख सकते हैं। और इस पे जो है वो वैल्यू आपका है, ये जो कैपिटल G है वो गैल्वेनोमीटर में जो रेजिस्टेंस है उसको बता रहा है, और जो करंट गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास कर रहा है वो IG है। मेन करंट जिसको आप मेजर करना है, जो एमीटर करंट को रीड करेगा वो यहाँ पर I है। तो अगर ये I करंट को रीड करता है तो उसको रीड करने के लिए उस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होगा, और उसको चेंज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट ऑफ शंट है वो S बराबर IG अपॉन 1 माइनस IG इंटू G। उम्मीद है इस एक्सप्रेशन को आप यहाँ पर समझ गए, और आपका जो एक्सप्रेस यहाँ पर फार्मूला है वो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि शंट जो है वो S है और ये एक लो रेजिस्टेंस वायर है। तो किसी भी एमीटर के रीडिंग को बढ़ाना चाहते हैं, उसके सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। यानी रीडिंग ऑफ एमीटर को बढ़ाने के लिए रेजिस्टेंस को घटाना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस जब आप घटाना चाहेंगे तो उसके लिए फिर इस गैल्वेनोमीटर के आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल लगाना पड़ेगा। तो आप मान लिया जाए कि एक S1 लगा देते हैं, S2 लगा देते हैं, तो अब क्या देखेंगे कि ये जो रीडिंग ऑफ एमीटर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना कम रेजिस्टेंस होगा पैरेलल में जोड़ने पर यार रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और एमीटर हाईली सेंसिटिव तब होता है, आइडियल तब कहलाता है जब उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम हो और कम होने के लिए पैरेलल में जोड़ते हैं। तो रीडिंग जो है वो इस एमीटर का बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। तो जो फाइनाइट रेजिस्टेंस वाला है एमीटर वो बहुत ही एक्यूरेट जो है करंट को सर्किट का मेज़र कर लेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख लिए। अगर आप चाहते हैं कि ये पैरेलल में, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में किस तरह से कंबाइन करते हैं। दूसरी बात कर लें यहाँ पर वोल्ट मीटर का, तो वो यहाँ पर वोल्ट मीटर में क्या है वो देखते हैं। आज जो है इस चैप्टर को यहाँ तक हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, और यहाँ जो बच गया वो एक और टॉपिक यहाँ पर वो वोल्ट मीटर है, और इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को, और ये किस तरह से यहाँ पर जुड़ा होता है, तो ये पैरेलल में होता है, सर्किट के पैरेलल में लगाएंगे। आपके स्विच बोर्ड अगर घर में है तो आपका जो फ्यूज़ वायर है वो सीरीज में जुड़ा होता है, और बाकी जो प्लग होता है या स्विच होता है वो क्या बोल दिया, स्विच जो है और प्लग जो है वो पैरेलल में होता है, लेकिन जो फ्यूज़ होता है फ्यूज़ वो सीरीज़ में होता है। तो 3 पिन का जो प्लग है, अगर आप चाहते हैं कि उस सर्किट में कितना वोल्टेज है, घर का जो वोल्टेज होता है 230 से 250 के बीच में, तो आप वोल्ट मीटर लगा करके चेक कर सकते हैं कि उसका वोल्टेज क्या है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है कि एमीटर और वोल्ट मीटर AC के लिए अलग होता है, DC के लिए अलग होता है। लेकिन जो AC को मेजर कर सकता है वो DC को भी मेजर करता है, लेकिन DC जो मेजर करता है वो AC, समझ रहे हो ना, मेजर नहीं करता है। तो यहाँ पे हॉट वायर एमीटर और वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाएगा AC और DC को मेजर करने के लिए। तो बात समझ लेंगे। आप समझ रहे हैं कि जब 3 पिन के प्लग में आप लगाइएगा वोल्ट मीटर को तो वो उस सर्किट के वोल्टेज को नाप देगा, लेकिन एमीटर आपको लगाना है तो उस 3 पिन वाले प्लग में नहीं लगाना होगा, उसको आपको फ्यूज़ वाले कनेक्शन में लाना।
क्योंकि उसको सीरीज में आपको जोड़ना है। एमीटर कहाँ जुड़ा होता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट होगा? पैरेलल में। तो स्विच और 3 पिन जो होगा वो पैरेलल में होगा और जो फ्यूज़ होता है वो सीरीज में होता है। उम्मीद है आप समझ गए। तो यहाँ जो है ये पैरेलल में है, तो आपको चेक करना अगर वोल्टेज है वोल्ट मीटर से तो पैरेलल में आपको उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे। और कैसे इसको हम गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो एक गैल्वेनोमीटर दिखा दें और इसमें रेजिस्टेंस लगा देते हैं, हाई रेजिस्टेंस। तो यही मिल करके एक वोल्ट मीटर बन जाता है स्टूडेंट। तो वोल्ट मीटर का मतलब हुआ कि हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, और ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस बनाया जा रहा है किससे? गैल्वेनोमीटर से। किस रूप में जोड़ करके? सीरीज में। तो किसी हाई रेजिस्टेंस वायर को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ेंगे तो वो वोल्ट मीटर बन जाएगा, और इसका जो रीडिंग होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा जब इसका रेजिस्टेंस हाई हो। यानी इन्फिनिटली हाई रेजिस्टेंस अगर है वोल्ट मीटर का तो उसे आइडियल बोलते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर। और वो आसानी से एक्यूरेट सर्किट का वोल्टेज को नाप लेता है। तो ये वोल्टेज हो गया। इसमें जो करंट है आई वो इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। तो इसके रीडिंग को आप बढ़ा सकते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ा करके, घटा सकते हैं रेजिस्टेंस को घटा करके, लेकिन एमीटर वाले केस में रीडिंग को सिर्फ बढ़ा सकते हैं, रेजिस्टेंस को घटा कर। रेजिस्टेंस को बढ़ा करके आप रीडिंग को जो है घटा नहीं सकते। नेगेटिव में करंट यहाँ पर आएगा जो पॉसिबल नहीं है। तो बात समझ गए कि रीडिंग जो है वोल्ट मीटर का वो बढ़ाया घटाया जा सकता है। एमीटर के रीडिंग को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि करंट अगर आई फ्लो कर रहा है तो आई दोनों में फ्लो कर रहा है। टोटल रेजिस्टेंस आर है तो V इज इक्वल टू वोल्टेज जो नाप रहे हैं हम लोग, मान लिए यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज जो नाप रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई, और R यहाँ पर क्या दिख रहा है? G प्लस R। तो V इज इक्वल टू आई G प्लस R से आप फाइंड आउट कर लेंगे। अगर आप G चाहिए क्योंकि या रेजिस्टेंस चाहिए तो R इज इक्वल टू क्या कहिएगा ये भी आई आर के साथ जाएगा। यानी अगर आप चेंज करके देख लें इसको तो V इज इक्वल टू आई जी और प्लस आई आर। आप चाह रहे हैं कि R निकालें तो आई आर इज इक्वल टू V माइनस आई जी, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस आई जी और बाई आई। स्टूडेंट यहाँ और यहाँ देख रहे हैं आप क्या है? I है, ठीक है। तो I जो है आप इसको चेंज करके कॉमन ले करके आप दूसरे फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से रेजिस्टेंस जो है हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे, और ये जो रेजिस्टेंस होगा अगर हाई से हाई है तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर का रीडिंग बहुत ही बेहतर है, अच्छा है। और जब रेजिस्टेंस हाई होगा तो वो उतना एक्यूरेट वोल्ट मीटर उस सर्किट के वोल्टेज को नापेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 4 था, चार्जेस, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, तो अभी हम लोग मूविंग चार्जेस यानी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसके बारे में हम लोगों ने जाना है कि स्ट्रेट वायर अगर करंट है तो उस करंट वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। रिंग या कॉइल है, सर्कुलर रिंग है, उसमें करंट देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग पॉइंट पे क्या होगा, उसके सेंटर पे हमने बताया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। डिफरेंट शेप में जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उससे भी मैग्नेटिक फील्ड हमने एंगल के साथ बताया है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके सिलेबस में था उसको कंप्लीट करा है। आप उम्मीद है इस वीडियो को देखेंगे तो आपके एग्जामिनेशन जो है वो बेहतर जाएगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि जो क्रैश कोर्स है, ये जो रिवीजन क्लासेस है फिजिक्स का, आपके 12th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। ठीक है स्टूडेंट, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक मटेरियल्स का, यानी इसी चैप्टर जो मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको मैग्नेटिज्म की बात करेंगे कि अर्थ भी एक मैग्नेट है, और जो नेचुरल मैग्नेट है वो हम देख रहे हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट भी बनाया जाता है, और इसी से जो रिलेटेड सब मैग्नेटिक पार्टिकल्स, मैग्नेटिक मटेरियल से जो निकल कर आ रहा है उन सब के टर्म को, जैसे ससेप्टिबिलिटी आता है, मैग्नेटिक परमिबिलिटी आता है,
इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आता है, न्यूट्रल पॉइंट है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग अगले लेक्चर्स में देखेंगे। और आपका MCQ जो क्वेश्चंस है उसको भी हम लोग एक वीडियोज़ में सारा का सारा जो इम्पोर्टेंट है वो भी हम कराएंगे। लेकिन आपको जो बताया जा रहा है इससे आपका MCQ, आप अगर घर पे क्वेश्चंस बना रहे होंगे बुक से तो वो बन रहा होगा। और आपसे हम चाहते भी यही हैं कि सारा क्वेश्चंस जो मैं पढ़ाऊँ वो आपका MCQ घर बैठे बन जाए। तो आप मेहनत करते रहें और मुझे उसका रिटर्न जो है आपके रिज़ल्ट से मिलेगा। तो बेस्ट ऑफ लक, आप घर पे रहें, पढ़ें और सब्सक्राइब करें इस YouTube को, डॉक्टर MS खान फिज़िक्स क्लासेस के नाम से।